हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए कल हमने टेस्ट इंक्लूड किया था, तो फ्रेंड्स उसमें कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए थे। तो फ्रेंड्स आज इसका हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। तो फ्रेंड्स यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो सबसे पहले देख लीजिए तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। लाइक है, जैसे आप आम्र यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आम्र। तो आम्र क्या है, आपका तत्सम शब्द है। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इनमें से हमें पूछ क्या रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है उसको पहचानिए। तो यहाँ पर जो कुक्कुर दिया है ये तत्सम शब्द है, क्योंकि कुत्ता जो होता है वो तद्भव होता है, कुत्ता तद्भव होता है और इसी का तत्सम कुक्कुर होता है। अब तद्भव क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, मतलब उससे बदल कर जो है हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आंवला हो गया, आग, ईख, ये सब तद्भव शब्द हैं, ठीक है। जैसे कोयल हो गया, लाख हो गया, भीतर हो गया, ये सब तद्भव शब्द हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कोयल दिया है तो कोयल का तत्सम क्या बन जाएगा, कोकिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोकिल। लाख दिया, लाख का तत्सम क्या हो जाएगा, लक्ष हो जाएगा, लाख का लक्ष हो जाएगा। भीतर का तत्सम क्या हो जाएगा, भीतर का अभ्यंतर हो जाएगा, ठीक। तो तत्सम और तद्भव में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तत्सम होते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ पर आलस, यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या बनेगा, इसका तत्सम बनेगा आलस से बनेगा। क्या बनेगा, आलस से बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तत्सम शब्द है। अभी हमने पढ़ा कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दे रहे हैं अर्ध तत्सम क्या होते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य जो संस्कृत में अशुद्ध रूप या टूटे फूटे शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मीन्स ये है कि संस्कृत से हिंदी के बीच जब आप आते हैं तो इसके बीच कुछ टूटे फूटे शब्द जो प्रयोग होते हैं इसे हम अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। यहाँ से विदेशी शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लास। ग्लास क्या है, विदेशी शब्द हो गया। जैसे आपका हो गया स्टेशन हो गया, ये भी विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द का मीन्स फॉरेन वर्ड्स में जो यूज किया जाता है वो विदेशी शब्द होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में जो यूज किया जाता है, तो ग्लास आपका क्या है, विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन विशेषणों में से संज्ञा जो आपकी हो जाएगी अनुशासन, ठीक है। अनुशासन यहाँ पर संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपकी ही तरह आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगर पूछे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप लग जाए, खुद लग जाए, स्वयं लग जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। यहाँ से विशेषण कौन सा है। तो देखिए नैतिक जो है, नैतिक विशेषण है, इसका विशेष क्या बनेगा, नैतिकता बनेगा। अगला क्वेश्चन है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इनमें रेखांकित शब्द क्या है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द
क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, क्रिया विशेषण है, यानी धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। देखिए जो वे शब्द जो है जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का मीन्स है कि जो शब्द क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ पर लेकिन क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अव्यय है। रेखांकित शब्द क्या है, अव्यय, यानी लेकिन क्या है, अव्यय है। तो अब देखिए जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द को पहचानना है कि रेखांकित शब्द इसमें से क्या है। ठीक है, मतलब कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, निपात हो जाएगा। देखिए निपात क्या होता है, किसी वाक्य में ऐसा वर्ड्स जो उसमें उस पर क्या करता है कि वेट डालता है। ठीक है, यानी भार डालता है। तो रविवार है वह घर पर ही रहेगा, अगर क्या आ जाए, ही आ जाए, तो आ जाए, फिर आ जाए और भी आ जाए, तो ये सब किस में काउंट होते हैं, निपात में। जो किसी वाक्य में जोड़ देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। क्या कहेगा, ही आए, तो आए, फिर आए, भी आए, तो ये सब किस में कहलाएंगे, निपात कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको टिक करना है कि कौन सा चंद्रमा यहाँ आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जानते हैं कि व्योम जो होता है आकाश का पर्यायवाची होता है, गगन होता है आकाश का, नभ होता है आकाश का, लेकिन रसाल नहीं होता है। रसाल किसका होता है, आम का पर्यायवाची होता है। रसाल किसका होता है, आम का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, संतोष महाधन है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। तो संतोष का विलोम क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग कह रहे थे कि आंसर की सर भेज दीजिए, तो एक बार आप इसको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, जो लोग आप सॉल्व किए हैं इसको एक बार मैच करा लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, यानी कह रहा है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया है अन्याय, यानी न्याय का क्या है, विलोम है, न्याय का विलोम अन्याय दिया है। धरा और पृथ्वी ये भी सेम है, मान अपमान विलोम दिया है यहाँ पर, लेकिन युग्म शब्द पूछ रहा है। तो युग्म शब्द आपका सी हो जाएगा, अचल और अचला। युग्म शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं, सुनने भी एक ही तरह लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अचल का अर्थ क्या होता है, अचल का अर्थ होता है पर्वत, लेकिन अचला का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होती है। ठीक है, यानी दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो यह शब्द युग्म हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या है। तो दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द है हस्तक्षेप। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के निकट पूना है रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ से पहचानना है कि रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पर, कि मुंबई के निकट पूना है। मुंबई के निकट पूना है, तो रेखांकित शब्द को पहचानना है कि रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, संबंध सूचक है। निकट शब्द किसको दर्शाता है, संबंध सूचक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, संबंध सूचक को। इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, यानी के लिए यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर के क्या है, के लिए क्या है, परसर्ग है। परसर्ग क्या होता है, जिससे कर्ता के कितने भेद होते हैं, यानी जो कारक होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव होने के बोध में, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में भीतर पर पे पर, और संबोधन हे हो अरे जो आता है। तो यहाँ पर कारक के 8 भेद हो गए। ठीक है, और उसमें से यहाँ पर के लिया है, तो पूछ रहा है कि यहाँ क्या है, तो यहाँ परसर्ग है। ठीक है, ये क्या है, परसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वचन की दृष्टि से कौन सी जोड़ी सही नहीं है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। देखिए लता का लताएं होता है, बिल्कुल सही दिया है। घोड़ा का घोड़े, ये भी सही दिया है। किताब का किताबें, ये भी सही दिया है। सखी का सखियाँ होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्तनी शुद्धि, यहाँ पर गलती कर दिया है, वर्तनी अशुद्धि है। सखियाँ कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लिखा जाएगा सखियाँ, छोटी की मात्रा रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। देखिए कर्म के अनुसार जब क्रिया का परिवर्तन हो तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवाच्य। देखिए वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के यहाँ पर 3 भेद होते हैं, ठीक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, देखिए कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य में जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे अगर कर्ता सबसे पहले आ जाए तो वह आपका यहाँ पे कृतवाच्य हो जाता है। जैसे राम घर जाता है, यानी यहाँ पर राम सबसे पहले, यानी कर्ता सबसे पहले आ गया तो यह कृतवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में क्या होता है, किसी के द्वारा कोई काम होता है। जैसे पत्र लिखा गया, लेख लिखा गया, यानी किसी के द्वारा पत्र लिखा गया ना, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य में क्या होता है, जिसमें कोई कार्य करने की सामर्थ्य नहीं हो, कोई कार्य करने की शक्ति ना हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे चिड़िया से उड़ा नहीं जाता है, राम से लिखा नहीं जाता, तो ये सब क्या हो गया, आपके भाववाच्य हो गए, ठीक है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में भविष्यत काल को पहचानिए, भविष्यत काल इसमें से कौन सा है। तो जिसमें गा गी गे आता है आपका भविष्यत काल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं कल घूमने जाऊंगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। तो मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है तू का सही बहुवचन क्या होगा, तुम लोग होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। तो और शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, दो शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य, इसका कौन सा हो जाएगा, ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधानवाचक। देखिए जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। इनमें से कह रहा है कि अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर तुमको नहीं रहेगा, यहाँ पर तुम्हें मुझे पढ़ाना है रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर तुमको नहीं रहेगा, यहाँ पर तुम्हें यूज होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रेखांकित चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है। कह रहा है मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ किसका है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसका है, पूर्ण विराम का। तो देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक का इस तरह से होता है, अल्प विराम का इस तरह से होता है और अर्ध विराम का इस तरह प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह लगते हैं। और लाघव चिन्ह का है तो लाघव चिन्ह इस तरह होता है। तो कह रहा है मुझे बाहर जाना, रेखांकित चिन्ह को पहचाना, तो पूर्ण विराम है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखलाने के लिए नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधोरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरेख चिन्ह। सपोज दैट जैसे आप लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए उपवाक्य, ठीक है। क्या लिख दिए, उपवाक्य। अब वो उपवाक्य लिखने के बाद नीचे आप एक अंडरलाइन कर दिए, अंडरस्कोर कर दिए, तो ये क्या कहलाता है, अधोरेख कहलाता है, अधोरेख चिन्ह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आंखें खोल देना यानी भ्रम को दूर करना होता है, आंखें खोल देना यानी भ्रम को दूर करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है।
यानी संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ क्या है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द का यहाँ पर क्या होगा उचित शब्द? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष हो जाएगा। यानी पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ से समानार्थी कौन है आपको यहाँ पर टिक करना है। देखिए, व्यवहारिक का यहाँ पर विलोम दिया है अव्यवहारिक, शेर का यहाँ पर शेरनी दिया है, लड़का का लड़के यहाँ पर बहुवचन दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें समानार्थी मतलब एक ही अर्थ यहाँ पर बताना है, तो पार्वती को माहेश्वरी भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो सिंपल आप जानते हैं पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं जो कि पूर्वी हिंदी में बोली जाती हैं। तो आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी, लेकिन जयपुरी जो है आपकी राजस्थान की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? देखिए, आप सिंपल जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, झारखंड में हिंदी बोली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी नहीं बोली जाती, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। राइट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहाँ पर करना है। कह रहा है यहाँ पर डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। यानी डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यानी पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, यानी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पैसेज से है, तो पैसेज को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इसको हम पढ़ दे रहे हैं एक बार पैसेज को। तो हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता है? भक्तिकाल के कृष्ण उपासक सूरदास जी ने सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, वे अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है, कहीं कहीं पर संस्कृत फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांत थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है कि वह सजीव है, ऐसा लगता है कि वह अंधे नहीं थे। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य के जगत में सदैव अमर हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला दिया है यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सूरदास जी किस काल के संत कवि थे? तो यह भक्ति काल के थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो सिंपली आप जानते हैं सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी सूरदास की है, लेकिन यहाँ रामायणी जो है साखी शब्द रामायणी एक कबीरदास की रचना है। किसकी है? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा है उनके श्रृंगार रस पाया जाता है, वात्सल्य पाया जाता है, शांत रस पाया जाता है, लेकिन भयानक रस उनके पदों में नहीं पाया जाता। यानी सूरदास के पदों में भयानक रस नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे किस विधा की रचना है? यह एक नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जयद्रथ वध किसकी रचना है? यानी जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी रचनाकार
कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। देखिए सुमित्रानंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, ये सब किस में आते हैं? छायावादोत्तर कवि में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य को कुल 4 कालखंडों में बांटा गया। कितने? 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका आता है आदिकाल आता है, फिर उसके बाद भक्ति काल आता है, देन उसके बाद रीतिकाल आता है, तब उसके बाद आधुनिक काल आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को 4 खंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे? तो यह माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटी बड़ी चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ये सब तालव्य ध्वनि है, तालव्य उच्चारण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से। अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए कि इनमें से कौन सा स्वर संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। क्योंकि पुस्तक धन आलय होता है। क्या होता है? पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तकालय हो गया। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी का मतलब क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यानी तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी अपशब्द क्या है? तो अपशब्द क्या है? उपसर्ग है। किसी शब्दांश के पहले जो वर्ड्स यूज होता है वो क्या कहलाता है? अपशब्द वह जो है उपसर्ग कहलाता है। और जो अंत में यूज होता है प्रत्यय कहलाता है। यानी उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले यूज किया जाता है और प्रत्यय किसी शब्दांश के अंत में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अफसोस मैं नहीं जा सका, यहाँ पर रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। तो अफसोस में नहीं जा सका यानी शोक सूचक अव्यय है। क्या है? शोक सूचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं पिछली वीडियो में स्किप हो गया था 5 से 7 क्वेश्चन, तो उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग मैच करा लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।